फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी क्षितिज। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, है ना। हमारे जो चैप्टर है, जो हमारा पार्ट है, उसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो बच्चा ये हमारा जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारी हिंदी विधा है वो दो भागों में है, गद्य और पद्य में। तो ये हमारे गद्य की विधा है, वो भी संस्मरण। अब संस्मरण होता क्या बच्चा, किसी की याद में लिखा गया, है ना, किसी की याद में लिखा गया, डायरी शैली पे लिखा गया है, इसको हमने संस्मरण नाम दिया है। संस्मरण क्या होता है, जब हम किसी को याद करते हुए उसकी जीवन शैली, उसके जीवन के बारे में जब लिखते हैं तो उसको हम संस्मरण की संज्ञा देते हैं। तो जो ये चैप्टर है हमारा, तो जाबिर हुसैन जी ने, जो सालिम अली थे, वो एक वर्ड बूचर थे। बच्चा वर्ड बूचर कौन होते हैं, जो पक्षियों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, या पशु विज्ञान बोलो, है ना, पक्षी विज्ञानी बोलो, ऐसे ही लोगों को वर्ड बूचर बोलते हैं। तो जो सालिम अली है, उनकी पहचानी कब होते हैं, उनके गले में दूरबीन होता है, उससे उनकी पहचान होती है। और आपको उन्हीं के बारे में है, जो जाबिर हुसैन जी थे, वो सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने ये संस्मरण लिखा उनकी याद में। उनकी पत्नी है तहमीना, जो सालिम अली हैं वो तो पक्षी प्रेमी है ही, उसके साथ ही तहमीना भी उनके साथ पूरा साथ देती हैं। उसके बाद वो चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, फॉल ऑफ अ स्पैरो, ठीक है, कि चिड़िया गिर गई या गौरैया गिर गई, ऐसे करके कुछ। और इसमें एक आपको और शख्स की बात बताई जाएगी जो मतलब बिल्कुल हूबहू सालिम अली की तरह ही हैं। उनका नाम है D.H. लॉरेंस, उनकी पत्नी है फ्रीडा लॉरेंस। तो जैसे जो D.H. लॉरेंस थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चा, तो उनके घर पत्रकार आता है और वो उनकी पत्नी से बोलता है कि आप हमें D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तो फ्रीडा लॉरेंस क्या बोलती हैं कि अगर आपको मेरे पति के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में जानना है, तो मुझसे अच्छा मेरी छत पे बैठी हुई जो गौरैया है वो आपको अच्छा बता सकेगी। तो ये क्यों बोलती है ऐसे, क्योंकि वो जितना वो खुद बताती है कि जो D.H. लॉरेंस थे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा पशु पक्षियों के साथ समय व्यतीत करा है, तो वो आपको अच्छे से बता सकती हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे आज के टाइम पे बात कर लें तो जैसे पहाड़ी इलाके हुआ करते थे, पहाड़ियों में पेड़ वगैरह होते थे, है ना। यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, तो हमारे जो पशु पक्षी थे पक्षी थे, वहाँ पे घोंसला बना के रह लिया करते थे। लेकिन जब अब मतलब संसाधनों की इतनी कमी हो रही है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, कि अब पहले हमारे घर साइड में होते थे, अब एक के ऊपर एक बनते जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा। क्यों, ज़मीन की शॉर्टेज, ज़मीन की कमी, है ना, भूमि की कमी। तो इसी करके जो पक्षियों का घर है वो छिनता जा रहा है। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे सबके बारे में। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैंने आपको एक समरी बता दी है, एक छोटा सा क्रस्ट बता दिया कहानी का कि क्या है। तो जो सांवले सपनों की याद है वो जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, संस्मरण है, पहली बात। तो बच्चा हम देखते हैं क्या लिखा है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। मतलब बोल रहे हैं बच्चा कि जो सांवले सपनों की याद, मतलब सालिम अली की तरफ को बोल रहे हैं कि जो उनकी मौत खामोशी वादी की तरफ था, तो उन्होंने लिखना शुरू करा, तो उनको कौन रोक सकता था। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो मतलब जो भी हुजूम का मतलब इन्होंने उर्दू के शब्दों का यूज़ करा है। जो समूह है, जो सालिम अली हैं, वो पक्षियों के समूह में बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। मतलब उन्होंने जितना भी जीवन व्यतीत करा है वो उस पक्षियों के समूह के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली यह आखिर पलायन है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अब उनका जो मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, वो अपने ज़िंदगी के दुख दर्दों से बहुत परे आ चुके हैं। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई बच्चा, तब उनके शब्दों के, उनके प्रशंसा के तौर पे या उनकी याद के तौर पे ये बातें बोल रहे हैं कि अब तो वो विलीन हो गए हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने संगीतों
वो दोबारा कैसे गा सकता है। मतलब वही बोल रहा है अगर कोई जीवित भी होना चाहे तो जो मृत्यु है, जो मौत है, उसकी गोद में जाकर कौन वापस आ सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, है ना। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, हम याद कर रहे हैं जाबिर हुसैन, है ना। लेकिन लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं, पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़, झरनों और अवसारों को वह प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं बच्चा, हम हर किसी को क्या देख रहे हैं, सिर्फ अपनी महत्वता या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से लोगों को हम देखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जाबिर हुसैन जी, कि अगर हम पक्षियों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वाह पक्षी कितना सुंदर है, पक्षी कितना अच्छी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनका संगीत कैसा है, ये हम नहीं जान सकते। ये तो सिर्फ सालिम अली ही जान सकते थे, क्योंकि उनको पक्षियों से इतना प्यार था कि उनको उनकी भाषाएं, है ना, समझ आते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। अपने कल्पना से चाहे कुछ भी कर लेते। तो यही वही बोल रहे हैं कि कानों से पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकते हैं। एहसास ही एक ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन पे जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं एहसास, जो पक्षियों के प्रति एहसास था, प्रेम था, उबड़ खाबड़ ज़मीन पे जन्मे, कौन बता सकता था, सिर्फ सालिम अली। ठीक है, जब तो उनके वही बात करते हैं कि सालिम अली अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हैं, क्योंकि वो पक्षियों के बच्चा वो चहचहाने को ही समझ सकते थे, एहसास कर सकते थे। वो इंसान और उनमें कोई फ़र्क नहीं देखते थे। जैसे इंसानों की ज़रूरत होती है वैसे ही पक्षियों की भी ज़रूरत होती है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रामलीला रची थी और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा हमारी कृष्ण की तरफ आ गए हैं कि वृंदावन में हम जब देखते हैं कि कृष्ण जी ने रासलीला रची थी, पता नहीं कब रची थी इतिहास में, है ना। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, ये तो हम सबको पता है ना। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। अब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। तो हमें पता है कृष्ण जी क्या बजाते थे, बंसी बजाते थे वृंदावन की तरफ, है ना, नदियाँ जमुना किनारे। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। मतलब देखो अगर क्या होता है, अगर हम वृंदावन जाएं तो वहाँ पे जो बहुत सुंदर है, मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे, है ना, नेट पे देखा या मेरी फ्रेंड गई थी तो उसने पिक भेजी, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण जी बस अभी अभी बंसी बजाने वाले हैं वहाँ पे, है ना। लिखा, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि बस अभी कृष्ण जी आएंगे और बंसी बजाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों की हिदायत देगा तो लगता है कि सब कुछ क्षणों में कहीं और आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पे छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? तो मैं तो वही बोल रहे हैं कि वृंदावन की बात करते तो हमारे पास कृष्ण जी आते हैं और कृष्ण जी की बात करते तो हमारे पास राधा, और फिर और बात करें तो उनकी बांसुरी, फिर गोपियाँ, फिर उनका, है ना, ये सारी उनकी शरारतें सब हमें नज़र आती हैं। तो बच्चा यहाँ ये क्यों बोला गया है, जैसे वृंदावन को देख के हमें जब ये याद आता है ना, वैसे ही अगर पशु पक्षियों को देखते हैं जाबिर हुसैन तो उनको सालिम अली याद आ जाते हैं, है ना। मिथकों की दुनिया में एक इस सवाल का जवाब तलाशने, मिथक मतलब झूठी दुनिया में, इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते। तो देखो यहाँ पे बता दिया कि कैसे हैं। पहले एक नज़र कमज़ोर काया, मतलब उनकी जो शरीर है वो दुबला पतला है। सबसे पहले हो गया उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बच रहे, मतलब 100 साल होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया, मतलब जितने वो घूमे हैं, है ना, पशु पक्षियों के लेके, है ना, चिड़ियों को लेके, तो उन्होंने थका दिया, मतलब ऐसे याद करके उनको वो लिख रहे हैं। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनका मौत का कारण बनी। तो उनको मतलब कौन सी बीमारी थी बच्चा? कैंसर था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। आपको एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। मतलब बोल रहे हैं चाहे उनकी मौत हो गई हो लेकिन उनकी आंखों में ना वो चमक थी कि मुझे पक्षी को देखना है, मुझे पक्षियों की मदद करनी है ना,
वो हमेशा अपने गल में दूरबीन लेके घुमा करते थे। लिखा सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, मतलब वो उसको लेके रखते थे हमेशा, जब उनकी मृत्यु हो गई है तब उनके साथ से वो दूरबीन हटाई गई है। उन जैसा वर्ड वॉचर मतलब जो पक्षियों को ढूंढता रहता है, शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी दिखे गए हैं, मतलब कहीं कहीं पे वो बिना दूरबीन के भी दिखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की वजह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते, मतलब ये नहीं बोलते थे कि प्रकृति बदल रही है ना, वो अपने अनुसार प्रकृति को बदला करते थे, है ना। लिखा उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य में भरी दुनिया पसरी थी। उनको कोई नकारात्मक चीज़ दिखती नहीं थी, उनको लगता था दूर दूर तक बस खुशहाली हरियाली ही है। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने बच्चा अपना इन्वायरमेंट ही ऐसा बना लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर से पहले कि अगर हम अपने आसपास इतना नकारात्मक इन्वायरमेंट बना लें तो हमें हर चीज़ नकारात्मक ही दिखती है, हमें दुख दर्द ही दिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको सकारात्मक बना लें तो देखने पर भी हमें उसमें दुख नज़र नहीं आएगा। तो सालिम अली ने अपनी जो दुनिया थी ना बच्चा, वो पक्षियों के बीच ही बना रखी थी, और जैसे पक्षी हंसते खेलते घूमते रहते हैं, उनको पूरी दुनिया ऐसी ही नज़र आती थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने उनकी काफ़ी मदद करी थी। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। मैंने को शुरू में बता दिया था। तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी रही थी, मतलब उनके साथ ही पढ़ा करती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे बच्चा, वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, जब जो हमारे सालिम अली हैं वो एक केरल की जो साइलेंट वैली है वहाँ पे बच्चा रेगिस्तान की ना हवा और मिट्टी के कारण पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। तो वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे, वो प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पे पड़ने, अब देखो यहाँ पे चौधरी जी का वो आ रहा है बच्चा, अगर आपके पास अपनी बुक खोल के रखी है तो यहाँ से अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि आपको चौधरी साहब जो प्रधानमंत्री थे उनका जीवन चरित्र आ सकता है लिखने के लिए, तो आपको ये लाइनें अंडरलाइन कर लेनी है। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, मतलब वो ज़मीन से जुड़े हुए थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें नम कर दी। मतलब ये हो गया कि मतलब दोनों ही एक जैसे आ गए, है ना, सालिम अली भी और चौधरी चरण सिंह भी। तो मतलब उनको भी अपनी मिट्टी से बहुत लगाव था, और सालिम अली तो थे ही हमारे, है ना। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है? मतलब बोल रहे हैं दोनों ही नहीं रहे, जिनको इतनी फिक्र थी हमारे पर्यावरण की, हमारी मिट्टी की, हमारे पक्षियों की, अब वो दोनों ही नहीं रहे हैं। जो अब हिमालय लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा हिमालय में हमारे क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, और आप उत्तराखंड या शिमला या हिमाचल साइड जाओगे तो आपको पहाड़ियों में ना बीच बीच में पेड़ नज़र आएंगे। और वो पेड़ क्या करते हैं बच्चा, पक्षियाँ अपना उस पर घोंसला बनाते हैं, उस पर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन की जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट हो रही है, हम क्या करते जा रहे हैं बच्चा, पहाड़ों को काटते जा रहे हैं। अब पहाड़ों को काटेंगे तो पेड़ कहाँ से बचेंगे? अब जब पेड़ नहीं है तो पक्षी कहाँ रहेंगे? लेकिन उनकी वकालत करने वाले बोल रहे हैं अब नहीं रहे, जो उनके लिए सोच रहे थे वो दो ही शख्स थे जो अब नहीं रहे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा। मैंने आपको पहले बता दिया, आपको आ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन। मुझे याद आ रहा है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, एक हमारे मतलब जो जाबिर हुसैन है, उन्होंने कहा कि जैसे सालिम अली थे ना वैसे ही एक और शख्स है बच्चा D.H. लॉरेंस की पत्नी, वो भी बहुत मतलब पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। मतलब उनको बोला कि भाई तुम्हारे पति इतने अच्छे थे तो उनके बारे में लिखा। अच्छा ये देखो सालिम अली की तस्वीर ये है हमारे पास, है ना। जब मैं इनको पढ़ रही थी ना, अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी मुझे वो जो रोबोट मूवी है ना जिसमें अक्षय चिड़िया बन जाता है, मुझे इनकी याद आ रही थी इनको देख के ऐसे, है ना। हो सकता है इनसे इंस्पायर होकर वो मूवी लिखी होगी, तो मैंने अब दोबारा पढ़ा था तो मुझे वही याद आ गया था, है ना। एक बार आप भी देखना था, थोड़ा 2.0.2 आई थिंक ना रोबोट। हाँ लिखा कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी कि ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। मतलब लेखक क्या चाहता था बच्चा कि वो उनकी पत्नी है तो वो अपने पति के बारे में लिख सकती हैं, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं।
और उन्होंने ये बोला कि मैं उनकी पत्नी तो हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उनके बारे में इतनी सारी बातें जानती हूँ जो मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया जानती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि बच्चा वो प्राकृतिक प्रेमी थे, वो जितना टाइम अपने परिवार के साथ नहीं, जितना अपने आसपास चिड़िया, गौरैया, इन पक्षियों के साथ व्यतीत किया करते थे। मुझसे भी ज़्यादा जानती है, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। ये किसने कहा, हमारे जाबिर हुसैन ने। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव में शब्दों को समा पहनाना, है ना। तो उनकी पत्नी बोला मुझे नहीं पता, मेरी जो छत पे गौरैया बैठी है वो बहुत अच्छी तरह लिखती है, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो जानती है। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। मतलब बोल रहे हैं कि वो मेरे रग रग में समाया हुआ है ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो गौरैया ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में है क्या। बचपन के दिन में उनकी एयरगन से, अब देखो बचपन, उनको एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि बच्चा उनको मतलब पर्यावरण से या पक्षियों से इतना प्यार क्यों था। तो बोल रहे हैं बचपन के दिनों में एक एयरगन से, मतलब एयरगन से खेल रहे थे वो, घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब एक खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और गलती से मतलब एयरगन लगी और बेचारी जो चिड़िया थी वो नीचे गिर गया के, और उसी ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नौसैनिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। लिखा सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की वजह अथाह सागर बनकर उभरी। मतलब सालिम अली क्या थे, वो एक छोटे से नहीं बचा, एक सागर, जितना सागर होता है ना, अथाह होता है, मतलब असीमित होता है, उसी की तरह सालिम अली थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब उनको लगता है कि आज भी कहीं होंगे ना सालिम अली, तो पक्षियों की खोज में ही कर रहे होंगे, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने कुछ खोजा होगा पक्षियों के बारे में और अभी वो वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो मतलब उन्होंने उसकी, जो जाबिर हुसैन है हमारे, उन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात ही ये लिखी है। तो उन्होंने यही कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी वो गए हैं जंगलों में, है ना, पर्यावरण में गए हैं और पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर ही लौटेंगे। तो मतलब उनकी आंखें नम हो गई हैं और वो अपने आप से बोल रहे हैं कि मुझे पता है लेकिन तुम लौटोगे नहीं। तो ये चैप्टर था हमारे सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद उन्होंने क्यों कहा है, सालिम अली के लिए कहा है। आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से समझें, है ना। लॉरेंस के बारे में, उनकी मिसिस फ्रीडा लॉरेंस के बारे में, तहमीना के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में, और उनका चरित्र भी समझें, है ना। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चा, सांवले सपनों की याद। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।